जम्मू कश्मीर के बडगाम से आ रही है, जहां सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बल ने 2 आतंकवादियों को घेर लिया है। सुरक्षा बल और आतंकवादियों में गोलीबारी हो रही है। इससे पहले कल सुरक्षा बलों ने शोपियां में 5 आतंकवादियों को मार गिराया था। हमारे साथ इसी खबर पर संवाददाता रिफत जुड़ गए हैं। रिफत, क्या 2 आतंकवादियों से ज्यादा भी उस इलाके में छिपे हो सकते हैं? देखिए, बताया यही जा रहा है कि 1 से 2 मिलिटेंट इस एरिया में हो सकते हैं। ये बडगाम में पड़ता है ये एरिया, और जो 2 राष्ट्रीय राइफल्स के यूनिट्स हैं उन्होंने पहले कॉर्ड सर्च ऑपरेशन शुरू किया था पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलके। तो अभी जो है वहाँ पे लगातार ऑपरेशन चल रहा है। अभी हो सकता है इसमें टाइम लगे, तकरीबन रात के 12-1 बजे जो है कॉर्ड सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और उसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ तकरीबन 3 बजे के करीब, और अभी भी ये ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको मालूम है कि शोपियां में जो है लगातार 3 एनकाउंटर हुए, जिसमें 14 मिलिटेंट मारे गए 3 एनकाउंटर में। लेकिन ये जो एरिया है ये सेंट्रल कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट बडगाम का एरिया है। बाय एंड लार्ज यहाँ पे जो है ये समझा जा रहा है कि ज्यादा जो है मिलिटेंट्स की एक्टिविटीज नहीं है, लेकिन अभी आज एनकाउंटर देखने को मिल रहा है एक लंबे अरसे के बाद इस एरिया में जहाँ पे इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद गहलोत सरकार ने दूसरे राज्यों से लगी सीमाओं पर 1 हफ्ते के लिए सख्ती बढ़ा दी। इस फैसले के बाद कई जगहों पर भारी जैम लग गया, जिसकी तस्वीरें सिरोही से भी सामने आई। जहां कुछ पुलिस वाले लोगों की जांच करते दिखाई दिए। इसके लिए पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए और वहां से गुजरने वाले सभी लोगों की जांच की। जांच के दौरान जिन लोगों ने पुलिस को पास नहीं दिखाया उन्हें लौटा दिया गया। जांच की वजह से वहां लंबा जाम लग गया। राज्य सरकार ने ये फैसला कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद लिया। ये कहीं लोगों को परेशान करने के लिए नहीं, सिर्फ कोरोना को रोकने के लिए ये एक्शन लिया गया है, और ये एक्शन कोई परमानेंट नहीं है। इस पर चीफ मिनिस्टर जल्दी कुछ ना कुछ ऐसी गाइडलाइन देंगे। गहलोत सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने के साथ ही दूसरे राज्यों से लगी सीमाओं पर 1 हफ्ते के लिए सख्ती बढ़ा दी। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को एक आदेश जारी कर दूसरे राज्यों से लगने वाली सीमाओं पर सख्ती बढ़ाने को कहा। साथ ही राज्य से बाहर जाने या फिर दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए प्रशासन से पास लेना भी जरूरी कर दिया। बताया गया कि सरकार सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी या किसी की मौत होने पर ही पास जारी करेगी। सरकार ने सभी बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और सभी एयरपोर्ट पर पुलिस चौकियां बनाने की भी आदेश दी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,254 नए मरीज सामने आए हैं और 149 लोगों ने दम तोड़ा है। इसके बाद राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 94,041 हो गई है। राज्य में अब तक कोरोना से 3,438 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 44,517 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। मुंबई की बात करें तो यहाँ पर 52,667 कोरोना मरीज हैं और अब तक 1,857 लोग दम तोड़ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में मुंबई में 1,567 नए मरीज सामने आए और 97 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फिर से लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अगर लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं तो फिर से लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। दरअसल अनलॉक 1 में छूट मिलने के बाद लोग सड़कों पर निकलने लगे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। मुंबई में ही कोरोना के मरीज बढ़कर 51,000 के पार पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि सरकार मिशन बिगिन अगेन के लिए सतर्क कदम उठा रही है। हमने लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से लागू किया और वैसे ही इसे हटाना होगा। खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन हम कोरोना से लड़ते वक्त भी अर्थव्यवस्था को ठप नहीं कर सकते। अगर लॉकडाउन में ढील से खतरा पैदा होने लगेगा तो हम लॉकडाउन को फिर से लागू करने के लिए मजबूर होंगे। गुजरात के कुछ जिलों में बारिश अभी से आफत बन गई है। पिछले 4 दिन से बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा, जबकि मौसम विभाग ने अभी 1 हफ्ते और रुक रुक कर बारिश होने का अनुमान जता दिया। जबकि अभी से कुछ जगहों पर हालात काबू से बाहर दिखने लगे। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें सड़क पर बह रहे पानी में सैकड़ों डिब्बे बहते दिखे। आमतौर पर तेल रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले टिन के ये डिब्बे कहां से आए, इसकी जानकारी सामने नहीं आई। पानी में डिब्बे खिलौनों की तरह बहते दिखे, जबकि ये किसी नदी में नहीं बह रहे, बल्कि वीडियो एक सड़क का है जिसने लगातार बारिश की वजह से तालाब की शक्ल ले ली। गुजरात का अमरेली जिला भी मानसून से पहले की बारिश से बेहाल है। पहले लोग भीषण गर्मी की मार झेल रहे थे, लेकिन जब बारिश शुरू हुई तो वो थमने का नाम नहीं ले रही।
तापमान गिरने की वजह से मौसम ठंडा जरूर हो गया, लेकिन घर से निकले लोगों को कुछ फीट तक पानी से होकर गुजरना पड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना से सबसे ज्यादा 48 मरीजों की मौत हुई है। इसके बाद दिल्ली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 984 हो गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1501 नए मरीज बढ़े हैं। इससे कोरोना की संख्या बढ़कर 32,810 हो गई है। वहीं 24 घंटों में 384 मरीज ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी बैठक हुई। इसमें दोनों के बीच इस मुद्दे पर चर्चा हुई। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक अमित शाह ने उन्हें कोरोना से निपटने में पूरी मदद का भरोसा दिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और लिखा, अमित शाह से मुलाकात कर दिल्ली में कोरोना के हालात पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने सभी प्रकार के सहयोग का आश्वासन दिया है। पाकिस्तान के लोग कोरोना संकट के बीच ही अब पेट्रोल डीजल के लिए रोने गड़गड़ाने को मजबूर हो गए। पाकिस्तान के लगभग सभी शहरों में ज्यादातर पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। और वहां के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में मोटरसाइकिलों में पेट्रोल भराने पहुंचे लोगों को मायूस होना पड़ा। बताया गया कि इमरान खान की सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम तो घटा दिए, लेकिन कच्चा तेल मंगाना भूल गई। शहरियों का कहना है कि जब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आई है, उस दिन के बाद से ही शहर में पेट्रोल गायब है। ऐसा ही हाल पाकिस्तान की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले कराची शहर में भी दिखा। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक ज्यादातर पेट्रोल पंप सूख चुके हैं और जिनके पास तेल है भी, उन्होंने पेट्रोल डीजल की जमाखोरी और कालाबाजारी शुरू कर दी। कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने अपना स्टॉक रखा हुआ था, वो उसे होल्ड करके बैठे हुए हैं। वो यही देख रहे हैं कि मजीद आगे उनको अच्छे पैसे मिल सकते हैं। और पेशावर में तो पाकिस्तान की एक रिपोर्टर ने बताया कि अब लोगों को रोने गिड़गड़ाने पर भी पेट्रोल नहीं मिल रहा। पेशावर में जो है वो इस वक्त ये मसला वाकई संगीन हो चुका है और इतना संगीन हो चुका है कि जितने भी शहरियों से हमारी बात हुई, खास तौर पे जब हमारे बुजुर्ग शहरियों से बात हुई, तो वो अपने आंसुओं पे काबू ना पा सका। कुछ ऐसा ही हाल पंजाब प्रांत के लाहौर और साहिवाल जैसे शहरों में भी दिखा, जहां कुछ लोग पेट्रोल खत्म होने के बाद अपनी मोटरसाइकिल और स्कूटर को लुढ़का कर स्टार्ट करने की कोशिश करते नजर आए। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह साहिवाल में भी पेट्रोल की जो किल्लत है वो शिद्दत अख्तियार कर गई है। जो अक्सर जो शहर के गिरदोनवा के पेट्रोल पंप हैं, उनके ऊपर पेट्रोल की शार्टेज है। हालांकि इमरान खान की सरकार ने पेट्रोल डीजल की किल्लत के लिए जमाखोरी को जिम्मेदार ठहराया और जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में अंडरपास बनाने के दौरान हादसा हो गया। रेलवे की ओर से बनाए जा रहे अंडरपास के दौरान 44 मजदूर मिट्टी में दब गए। इन्हें फौरन मिट्टी खोदने वाली मशीनों की मदद से निकाला गया। इन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बताया गया कि अंडरपास बनाने के दौरान अचानक मिट्टी ढह गई। इसमें ये मजदूर दब गए। फिर वहां मौजूद लोगों ने इन मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला। यहाँ पे कुल मिला के 44 वर्कर काम कर रहे थे, जिनमें से 4 लोग उसमें दब गए थे। उनको रेस्क्यू करके निकाल लिया गया है। 3 थोड़े सीरियस हैं, उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनको चोटें आई हैं, बाकी लोग ठीक हैं, स्थिति नॉर्मल है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में टीएमसी के 2 गुटों के बीच झगड़े में पार्टी के कार्यकर्ता की मौत हो गई। खबर है कि टीएमसी के नेताओं और उसके युवा कार्यकर्ताओं के बीच एक इलाके पर कब्जा जमाने के मुद्दे पर टकराव हुआ, जिसके बाद वहां पुलिस पहुंच गई। लेकिन पुलिस को देखते ही दोनों गुटों के लोग भागते दिखाई दिए। पुलिस ने भी उनका पीछा किया। काफी दूर तक दौड़ लगाने के बाद उन कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया गया। पार्टी के 2 गुटों के बीच झगड़े में बम और गोलियां भी चली। इस लड़ाई में कई घरों को भी निशाना बनाया गया। पुलिस ने वहां से कुछ जिंदा बम बरामद किए। टीएमसी की इस अंदरूनी लड़ाई पर बीजेपी को हमला करने का मौका मिल गया। এই তৃণমূল ক্ষমতা আসা থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়ালের উৎপাদ বেড়েছে। প্রশাসন সক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারছে না। উপরের চাপে আমরা বুঝতে পারছি। बताया गया कि इलाके पर कब्जे की ये लड़ाई लंबे वक्त से जारी है, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से उनके बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी के मंजाकोट इलाके में पाकिस्तान की तरफ से फिर से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। यहाँ के गांव में पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से हुई गोलीबारी में एक शख्स घायल भी हो गया है। तो पाकिस्तान ने फिर से तोड़ा है सीज फायर। पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी में एक आदमी घायल हुआ है। राजौरी सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। असम के तिनसुकिया में तेल के एक कुएं में एक बार फिर विस्फोट हुआ, जिसमें दमकल विभाग के 2 लोगों की मौत हो गई। पहली बार तेल के इसी कुएं में 27 मई को विस्फोट हुआ था, जिसके बाद से कुएं से गैस का रिसाव हो रहा था।
लेकिन इससे पहले कि इस पर काबू पाने में कामयाबी मिलती, एक बार फिर प्लांट के इसी कुएं में जोरदार धमाका हो गया। धमाके के बाद रिसाव रोकने के काम में जुटे लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखाई दिए। थोड़ी ही देर में कुएं से आग की लपटें उठने लगी और उससे डरा देने वाली आवाज निकलने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए भागते नजर आए, क्योंकि कुएं से निकलने वाली आग वहां के कई मकानों को अपनी चपेट में लेने लगी। बिगड़ते हालात को संभालने के लिए वहां राहत और बचाव दल के लोगों को तैनात कर दिया गया। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से बातचीत भी की, ताकि कुएं में लगी आग को जल्द से जल्द बुझाया जा सके। एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभालते ही प्लांट और उसके आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया और इस हादसे में मारे गए दमकल विभाग के 2 लोगों के शवों को बरामद कर लिया। बताया गया कि ये लोग कुएं से हो रहे गैस रिसाव को रोकने के काम में जुटे थे। सर्च करते हुए बहुत एकदम किनारे तक गए तो किनारे पाया कि जो है वहाँ पे डेड बॉडीज, पहली डेड बॉडीज हमको ऊपर ही दिख गई। उसको निकालते समय जब उसके नजदीक जाते हैं तो दूसरी डेड बॉडीज भी वही थी। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस मामले पर प्रधानमंत्री से बातचीत की और ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की। वेटलिफ्टर के संजीता चानू पर लगे डोप के आरोप खारिज हो गए। इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने वेटलिफ्टर के संजीता चानू पर लगे डोप के आरोप खारिज कर दिए। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने वाली संजीता ने अब वेटलिफ्टिंग फेडरेशन से माफी मांगने और मुआवजा देने की मांग की। अमिताभ बच्चन ने कुछ मजदूरों को विमानों के जरिए यूपी में उनके गांव भिजवाने में मदद की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने मालवीय नगर में कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले एक बुजुर्ग का अंतिम संस्कार किया। बुजुर्ग का परिवार भी कोरोना वायरस की चपेट में है। गुजरात के अरवल्ली में पिछले कई महीनों से शराब तस्करों से पकड़ी गई 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब की बोतलों पर बुलडोजर चलाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और केजरीवाल सरकार को अस्पतालों में खाली बिस्तर और दूसरी सुविधाओं से जुड़ी जानकारियां हर समय ऐप पर डालने को कहा। राज्य सरकार ने कुछ दिन पहले कोरोना वायरस से जुड़े अस्पतालों में बिस्तरों की जानकारी हासिल करने के लिए एक ऐप जारी किया था। दिल्ली के पास गाजियाबाद में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी की लापरवाही सामने आई। ये स्वास्थ्य कर्मी खुले में पीपी किट को फेंकता दिखाई दिया। इसका वीडियो एक आदमी ने बना लिया। वीडियो में दिखाई दिया कि एम्बुलेंस से कर्मचारी उतरने के बाद पीपी किट को एक खाली मैदान में फेंक देता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि पीपी किट फेंकने का उसका वीडियो बना लिया गया है, तो वो उस पीपी किट वाले थैले को फिर से उठाकर अपनी एम्बुलेंस में रख लेता है। राजस्थान के कई जिलों में फिर टिड्डियों के हमले से किसानों की परेशानी बढ़ गई। टिड्डियों के झुंड ने उन्हें भगाने के लिए चलाए जा रहे राज्य सरकार के अभियान को नाकाम करते हुए जगह जगह पहुंचकर किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया। जिसकी एक तस्वीर केकड़ी से भी सामने आई, जहां एक लड़का खेत में घूम घूम कर टिड्डियों को वहां से भगाने के लिए एक बर्तन बजाता नजर आया। बर्तन बजाने की वजह से फसल को बर्बाद कर रही टिड्डियां वहां से उड़ती दिखाई दी, जिसके बाद आसमान में बड़ी संख्या में टिड्डियां देखी गईं। टिड्डी दल काबू में नहीं आ रहा, भारी संख्या में टिड्डी दल ने नुकसान किया किसानों का। इसी तरह बाड़मेर में भी कुछ किसान बर्तन बजाते हुए खेतों में दौड़ दौड़ कर टिड्डियां भगाते नजर आए। टिड्डियों का झुंड वहां लगे एक पेड़ के ऊपर भी देखा गया। इससे पहले इन टिड्डियों ने खेतों में उगाई गई फसल को बर्बाद कर दिया, जिससे किसान काफी परेशान दिखे। सरकार से निवेदन है कि हमारे किसानों को राहत दे। 12 में टिड्डियों का कहर किसानों पर टूटा और उनकी फसल पूरी तरह तबाह दिखी। फसल को बर्बाद करने के बाद टिड्डियां मकानों के आसपास आसमान में उड़ती दिखाई दी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में 4 बच्चे बीच नदी में फंस गए। बताया गया कि जिस वक्त चारों बच्चे नदी को पार कर रहे थे, उसी वक्त नदी उफान पर आ गई। सभी बच्चे नदी के तेज बहाव में फंस गए। जैसे ही इसकी जानकारी लोगों को लगी, उन्होंने चारों बच्चों को बचाने की कोशिश करी, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि जरा सी गलती सभी की जान ले सकती थी। ऐसे में लोगों ने पहले एक रस्सी ली, फिर एक दूसरे के हाथों को थामा और बच्चों के पास पहुंचे और फिर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रूस की राजधानी मॉस्को में पाबंदियां खत्म होने के बाद रौनक लौट आई। कोरोना वायरस की वजह से रूस में मार्च के आखिरी हफ्ते में लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके हटते ही लोग भी अपने काम में जुट गए और शहर में चहल पहल बढ़ गई। सड़कों पर पहले की ही तरह गाड़ियों की लंबी कतार दिखाई दी, जबकि कई लोग बसों पर भी सवार होते हुए दिखे।
एक झील के पास भी लोगों की भीड़ जुट गई और लोग धूप सेकते हुए नजर आए। И, конечно, это хорошо, что есть возможность прогуляться уже не стесняясь. पाबंदियां हटते ही एक ब्यूटी पार्लर में भी लोगों की भीड़ लग गई। हालांकि वहां लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कई इंतजाम भी किए गए। Что касаемо зоны маникюра, у нас, пожалуйста, все стоят защитные. ब्यूटी पार्लर में पहुंचे लोगों ने भी लॉकडाउन खत्म होने पर खुशी जताई। То радости, что наконец-то все закончилось и можно просто. लद्दाख में सीमा पर चीन की सेना के जमावड़े पर कांग्रेस और बीजेपी में तकरार तेज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस पर एक बार फिर से सरकार को घेरा और ट्विटर पर एक नक्शा जारी करके आरोप लगाया कि चीन ने लद्दाख में घुसपैठ करके हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। राहुल गांधी 3 जून से लगातार लद्दाख में चीनी सेना की हरकतों पर ट्वीट करके सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी की समझ पर ही सवाल उठा दिया। राहुल गांधी को इतनी तो समझदारी होनी चाहिए कि चीन के साथ सामरिक संबंधों पर ट्विटर से सवाल नहीं पूछा करते। कम से कम चुनौती भरे मामलों में विदेश नीति में क्या वो खुलकर इस तरह से सवाल पूछना उनका लाजिमी है क्या? वहीं कानून मंत्री के बयान पर कांग्रेस और भड़क गई। कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने ट्विटर पर सवाल न उठाने की नसीहत देने पर तीखा पलटवार किया। आज कानून मंत्री ने श्री नरेंद्र मोदी पे भी प्रश्न उठाया है, ये कह के कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को ट्विटर पे नहीं उठाया जाता। ये तो नरेंद्र मोदी जी बतौर मुख्यमंत्री जब गुजरात के थे और अमित शाह जी जब गुजरात के मंत्री थे ट्विटर पे पूछते थे कि चीन हमारे देश में पिकनिक करने आ रहा है, चीन पे हम कांग्रेस पार्टी कुछ क्यों नहीं करती। आज अगर ट्विटर पे मुद्दा उठाना गलत है तो सबसे बड़े गुनहगार तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच एजेंसी ईडी ने मेदांता अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। डॉक्टर त्रेहन समेत 16 लोगों पर दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में मेदांता मेडिसिटी प्रोजेक्ट में फर्जीवाड़े का आरोप है। करीब 1000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को 2009 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 15 साल बाद भी वो प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा है और आरोप है कि उस प्रोजेक्ट के नाम पर लिए गए पैसों को गलत तरीके से दूसरी जगह निवेश किया गया। हरियाणा पुलिस इस मामले में पहले ही एफआईआर दर्ज कर चुकी थी और उसी को आधार बनाकर ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले पर अब ईडी जब तफ्तीश करेगी तो निश्चित तौर पे कई लोगों से इस मामले में सबसे पहले उन लोगों का बयान दर्ज किया जाएगा और कहा जा सकता है कि इस मामले में जो मेदांता मेडिसिटी के जो फाउंडर मेंबर हैं डॉक्टर नरेश त्रेहन, उनसे भी पूछताछ होगी। इसके साथ साथ कई लोगों से इस मामले में आगे पूछताछ होने वाली है। कुणाल खेमू ने बेटी को योग सिखाने का एक वीडियो शेयर किया। कुणाल खेमू ने अपनी बेटी इनाया को योग सिखाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। कुणाल ने बताया कि वो दोनों 21 जून को होने वाले विश्व योग दिवस के लिए तैयारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दी जिसमें केरल के वायनाड से राहुल गांधी के चुनाव को चुनौती दी गई थी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की सीमाओं पर फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली टिड्डियां देखी गईं, जिसके बाद प्रशासन ने जरूरी कदम उठाने की बात कही। मुंबई के पास ठाणे में एक हाउसिंग सोसाइटी में एक 7 फीट लंबा सांप मिला जिसे पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। केंद्र सरकार ने देश के सभी निजी अस्पतालों को एक निर्देश दिया और कोरोना वायरस की चपेट में आए उसके किसी भी सरकारी कर्मचारी और पेंशन पाने वाले का इलाज केंद्र की स्वास्थ्य योजना CGHS के तहत करने को कहा। इससे पहले कई निजी अस्पतालों पर ऐसे मरीजों को भर्ती करने से मना करने के आरोप लगे थे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर बीजेपी आज से उत्तर प्रदेश में परिवार संपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रही है। 15 जून तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत लखनऊ से यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह करेंगे। स्वतंत्र देव सिंह खुद घर घर जाकर प्रधानमंत्री मोदी का पत्र बांटेंगे। राज्य भर में यूथ स्तर पर चलने वाले परिवार संपर्क अभियान में पार्टी के 2 कार्यकर्ता डोर टू डोर संपर्क करेंगे। केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह गाजियाबाद के लाजपत नगर में परिवार संपर्क अभियान के तहत डोर टू डोर संपर्क करेंगे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर के अमौली में घर घर जाकर संपर्क करेंगी। यही नहीं, योगी सरकार के मंत्री भी डोर टू डोर परिवार संपर्क अभियान करेंगे।
गुजरात के गीर के जंगलों में शेरों की संख्या 29% बढ़ गई है। पिछले कई साल से गुजरात सरकार और वन विभाग शेरों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, जिसके अच्छे नतीजे आए हैं और गीर के जंगलों में शेरों की संख्या में 29% की बढ़ोतरी हो गई। 5 साल पहले जब वहां शेरों की गिनती हुई तो गीर के जंगलों में 523 शेर थे, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारियों ने इस महीने की 5 और 6 तारीख को शेरों की गिनती की और आंकड़े जारी किए, जिनके मुताबिक अब गीर के जंगलों में 674 शेर हैं, यानी कि 5 साल में वहां 151 शेर बढ़े। इस अच्छी खबर पर प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया और इस उपलब्धि के लिए गुजरात के लोगों को बधाई दी। वेस्टइंडीज की टीम टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड पहुंच गई। अगले महीने होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की टीम इंग्लैंड पहुंच गई। अभी सभी खिलाड़ी वहां क्वारंटीन हैं, जिसके बाद वो अभ्यास शुरू करेंगे। राजस्थान में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मरीजों की वजह से राज्य सरकार ने अपने बॉर्डर पर जांच बढ़ा दी। अब बेवजह दूसरे राज्यों से लोग राजस्थान नहीं जा सकेंगे। यह आदेश फिलहाल 7 दिन लागू रहेगा। तमिलनाडु में कोरोना वायरस से 62 साल के डीएमके के एक विधायक की मौत हो गई। चेन्नई के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। कोरोना वायरस से देश में किसी जनप्रतिनिधि की मौत का यह पहला मामला है। महाराष्ट्र के जलगांव में एक अस्पताल से लापता कोरोना वायरस की एक बुजुर्ग मरीज का शव 8 दिन बाद अस्पताल के शौचालय में पड़ा मिला। इस मामले में प्रशासन ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई का भरोसा दिया। पंजाब के जलंधर में गैस से भरा एक टैंकर एक कार के ऊपर पलट गया। इस हादसे में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हो गए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के 73वें जन्मदिन पर जेडीयू ने एक पोस्टर जारी किया है। इसमें जेडीयू ने 73 साल 73 संपत्तियों का ब्यौरा दिया है। इससे पहले भी पटना में लालू और राबड़ी पर हमले वाले पोस्टर लगाए गए थे। लॉकडाउन में राहत मिलने के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे यात्रियों ने नियमों की अनदेखी की। लोग कोरोना वायरस के खतरे से अनजान थे और नियम क्या हैं, इसका किसी ने भी ध्यान नहीं रखा। ट्रेन के इंतजार में बैठे यात्रियों ने एक दूसरे से तय दूरी भी नहीं बनाई और एक दूसरे के बिल्कुल पास बैठे नजर आए। स्टेशन के अंदर बनी कैंटीन में तो लोग झुंड बनाकर खड़े दिखे। नई दिल्ली स्टेशन की बात करें तो लोग इस माहौल में भी सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए और यही खतरा जो है वो पैदा होता है। रेलवे स्टेशन पर नियमों का पालन करवाने के लिए कई जगहों पर निशान बने हुए भी नजर आए, लेकिन लोग इतने लापरवाह दिखे कि उन्होंने इन निशानों पर ध्यान ही नहीं दिया। ट्रेन के इंतजार में बैठे कुछ लोगों ने तो मास्क भी सही तरीके से नहीं पहना। जिस तरह से अपील की जाती है उस अपील को लोग नहीं मान रहे, इसलिए देश भर में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, हर किसी पे खतरा है। प्लेटफॉर्म पर बैठा एक आदमी तो भीड़ के बीच जमीन पर ही बैठकर खाना खाता हुआ दिखाई दिया। महाराष्ट्र के बार्शी में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने एक फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की। आरोप है कि फाइनेंस कंपनी ने कर्ज के ब्याज के लिए लोगों पर दबाव बनाया। इससे नाराज होकर शिवसेना के कार्यकर्ता फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में घुस गए और वहां लगी होर्डिंग्स को तोड़कर फेंक दिया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता कंपनी के नाम के एक बोर्ड को पैर से तोड़ते नजर आए। वहीं शिवसेना के कार्यकर्ता ने कंपनी के दफ्तर पर पत्थर भी फेंके। फाइनेंस कंपनी पर आरोप है कि कर्ज के ब्याज के लिए वो लगातार लोगों पर दबाव बना रही थी। इसकी जानकारी मिलने पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कंपनी के दफ्तर में जमकर हंगामा किया। हांगकांग में प्रदर्शन पर रोक के बावजूद हजारों लोग एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। वहां पिछले साल चीन के बढ़ते दखल के खिलाफ लाखों लोगों ने एक मार्च निकाला था और ये प्रदर्शनकारी उसी आंदोलन की बरसी पर सड़कों पर उतरे और पुलिस को चुनौती देते हुए मार्च निकाला। इन प्रदर्शनकारियों ने हांगकांग की चीन से आजादी के नारे लगाए। इससे पहले ये लोग एक पार्क में इकट्ठा हुए, जहां से शहर की तरफ मार्च शुरू किया गया। कई प्रदर्शनकारी अपने मोबाइल फोन की टॉर्च को जलाकर मार्च में शामिल हुए। हालांकि बाद में वहां तैनात पुलिस ने मार्च को बीच में ही रोक दिया और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने मिर्च के स्प्रे का भी इस्तेमाल किया। कार्रवाई से बचने के लिए कई प्रदर्शनकारी एक मॉल में घुस गए, लेकिन पुलिस वहां भी पहुंच गई और लोगों को खदेड़ दिया। दिल्ली के कनॉट प्लेस में सरकारी बैंकों के निजीकरण के मुद्दे पर भारतीय मजदूर संघ से जुड़े कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया। कुछ दिन पहले 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज के बारे में बताते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया था कि सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया जाएगा। इनमें कुछ बैंक भी शामिल हैं। सरकार के इसी फैसले के विरोध में कुछ लोग एक बैंक के सामने हाथों में पोस्टर और झंडे लेकर इकट्ठा हो गए। प्रदर्शन के दौरान इन लोगों ने सरकार से बैंकों का निजीकरण रोकने की मांग करते हुए नारेबाजी की।
हालांकि ये सभी प्रदर्शनकारी मुंह को मास्क से ढके और एक दूसरे से फासला बनाते हुए ही नाराजगी जताते दिखाई दिए। विरोध कर रहे लोगों ने नियमों का पूरी तरह ध्यान रखा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने चल रहा है ये प्रदर्शन। बताया जा रहा है कि ये लोग भारतीय मजदूर संघ से ताल्लुक रखते हैं। ये प्रदर्शन है किस वजह से कर रहे हैं? सरकार की ये जो नीति है वो गलत है। सरकार को इस नीति को पुनः अपना जो है सोचना चाहिए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक कारोबारी के घर लूटपाट के दौरान उसके बेटे और बेटी की हत्या कर दी गई। आरोप है कि घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश घर में रखा 1 किलो सोना लेकर फरार हो गए, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस के कई बड़े अधिकारी घटना वाली जगह पहुंचे और जांच में जुट गए। कुछ पुलिस वालों ने हत्या से जुड़े सबूत इकट्ठा करने के इरादे से घर और उसके आसपास की तलाशी ली। घर का कोना कोना छान मारा गया ताकि हत्या के कुछ सुराग मिल सकें। इस हत्याकांड को सुलझाने के लिए फोरेंसिक टीम को भी वहां बुलाया गया। इसके अलावा आरोपियों तक पहुंचने के लिए जांच में खोजी कुत्ते को भी शामिल किया गया। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेने का भरोसा दिया। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इस घटना को करने वाले आरोपी का हम पता लगाएंगे। सर चोरी हुई? हाँ, इसमें कुछ कीमती सामान जाने का हमें रिपोर्ट प्राप्त हुआ है, हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं। जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया उस वक्त घर में कारोबारी के बेटे और बेटी के अलावा कोई नहीं था। दिल्ली के भलसुआ डेहरी इलाके में आपसी रंजिश के मामले में एक युवक पर दिन दहाड़े हमला करने का वीडियो सामने आया है। 6 जून को हुई इस वारदात के सीसीटीवी फुटेज में युवक अपने दोस्त के साथ बाइक पर जाता दिखा कि तभी सड़क किनारे डंडा थामे पहले से खड़े कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। हमले से डरकर युवक का साथी उसे वहीं छोड़कर भाग गया और हमलावरों ने युवक पर डंडे बरसा दिए। जब तक युवक पिटता रहा, सड़क पर ट्रैफिक रुका रहा। युवक बेसुध सड़क पर पड़ा दिखा, लेकिन हमलावरों ने उस पर डंडे बरसाना बंद नहीं किया। वो लगातार उसे डंडे मारते नजर आए। कुछ देर बाद बदमाश चले गए तो लोग अपनी अपनी गाड़ियां लेकर चलते बने। कोई भी उस घायल युवक की मदद करता नजर नहीं आया। बताया गया कि कुछ दिन पहले हमलावरों का इस युवक के साथ झगड़ा हुआ था। हालांकि उसकी शिकायत पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के समस्तीपुर में बकाया पैसे और नौकरी पक्की करने की मांग पर सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कोरोना संकट के बीच इन कर्मचारियों ने प्रशासन पर पिछले 3 महीने से वेतन नहीं देने का आरोप लगाया और काम बंद कर हंगामा शुरू कर दिया। नगर पंचायत के दफ्तर के बाहर जुटे सफाई कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। काम कराकर पैसा नहीं दे रहा। प्रदर्शन के दौरान इन कर्मचारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, मास्क पहनना भी जरूरी नहीं समझा। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से जल्द वेतन देने की मांग की। पैसा नहीं मिल रहा है जिसके कारण ये लोग काम बंद किए हैं। प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई और उसने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों को समझाने के दौरान कुछ पुलिस वाले भी नियम कायदे भूल गए और बिना मास्क पहने नजर आए। केंद्र सरकार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के उस लेख पर पलटवार किया जिसमें सोनिया गांधी ने कोरोना संकट में मनरेगा के जरिए देश के गरीबों की मदद करने की नसीहत दी थी। 2 दिन पहले एक अंग्रेजी अखबार में सोनिया गांधी ने लेख लिखकर आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार बीजेपी बनाम कांग्रेस की राजनीति में उलझ गई है, इसीलिए यूपीए के समय लागू हुई मनरेगा को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस कौन कर रहा है इस चुनौती भरे समय में? कांग्रेस कर रही है। सोनिया जी आप कर रही हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं। अब रही बात मनरेगा की, सोनिया जी आपकी सरकार में और नरेंद्र मोदी की सरकार में क्या अंतर है? आपकी सरकार काम शुरू करती है और काम ठीक नहीं करती। हम उसी काम को और इम्प्रूव करते हैं और ठीक प्रकार से करते हैं। इस पर कांग्रेस ने फिर जवाबी हमला बोला और केंद्र सरकार पर कोरोना संकट के दौरान गरीबों और मजदूरों को बेसहारा छोड़ देने का आरोप लगाया। आपने तो मजदूरों के पेट पे लात मारी है, आपने उन्हें लहूलुहान किया है। आप मजदूरों की और गरीब आदमी की बात नरेगा के जरिए नहीं कर सकते, यह आपको शोभा नहीं देता है। इटली की राजधानी रोम में संसद के बाहर पर्यटन से जुड़े लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। कोरोना वायरस की वजह से पर्यटन कारोबार पर भी काफी बुरा असर पड़ा और इससे जुड़े लोग पिछले कई महीनों से खाली बैठे हैं और इसलिए उन लोगों ने सरकार से मदद की मांग करते हुए प्रदर्शन किया।
उन्होंने सरकार पर अनदेखी का भी आरोप लगाया और अपना विरोध जताने के लिए काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन में शामिल हुए। उनके हाथों में इटली की अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी दिखाई दी जहां सबसे ज्यादा पर्यटक पहुंचते हैं। La voce dei monumenti, quello che noi facciamo è dare vita ai monumenti, alle opere d'arte, quadri, sculture. प्रदर्शनकारियों ने 1 साल तक उन्हें आर्थिक मदद देने की मांग की ताकि कोरोना के पूरी तरह खत्म हो जाने तक उन्हें खाने पीने की समस्या न हो। इटली में लॉकडाउन खत्म हो जाने के बावजूद पर्यटन कारोबार ठप पड़ा है। हर साल पूरी दुनिया से लाखों लोग इटली घूमने के लिए आते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से हर जगह सन्नाटा पसरा है। महाराष्ट्र के बार्शी में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने एक फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की। आरोप है कि फाइनेंस कंपनी ने कर्ज के ब्याज के लिए लोगों पर दबाव बनाया। इससे नाराज होकर शिवसेना के कार्यकर्ता फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में घुस गए और वहां लगी होर्डिंग्स को तोड़कर फेंक दिया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता कंपनी के नाम के एक बोर्ड को पैर से तोड़ते नजर आए। वहीं शिवसेना के कार्यकर्ता ने कंपनी के दफ्तर पर पत्थर भी फेंका। फाइनेंस कंपनी पर यह आरोप है कि कर्ज के ब्याज के लिए वो लगातार लोगों पर दबाव बना रही थी। इसकी जानकारी मिलने पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कंपनी के दफ्तर में जमकर हंगामा किया। कोरोना वायरस के खतरे का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारत की जासूसी करने में जुटी। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने फर्जी आरोग्य सेतु ऐप बनाया है जो बिल्कुल भारत के आरोग्य सेतु ऐप की ही तरह है और इस ऐप के जरिए वो सेना के बड़े अधिकारियों के साथ दूसरे अहम पदों पर बैठे लोगों की जानकारी हासिल करने की फिराक में। खबर है कि इस फर्जी ऐप के डाउनलोड करते ही किसी के भी मोबाइल फोन से उसका डेटा चुराया जा सकता है और चूंकि आरोग्य सेतु ऐप को भारत सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी किया है, इसलिए इसका फायदा उठाकर पाकिस्तान अपने फर्जी ऐप के लिंक को सभी सरकारी विभागों तक पहुंचाने की कोशिश में जुटा है, जिसके बाद महाराष्ट्र की साइबर सेल इस पूरे मामले की जांच में जुट गई। ये जो ऐप है इसका सर्वर संभवतः जो हमारी प्रारंभिक जांच में पता चला है वो नीदरलैंड में है, तो इसको ट्रैक करना एक मल्टीनेशनल चैलेंजिंग टास्क है। कुणाल खेमू ने बेटी को योग सिखाने का एक वीडियो शेयर किया। कुणाल खेमू ने अपनी बेटी इनाया को योग सिखाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। कुणाल ने बताया कि वो दोनों 21 जून को होने वाले विश्व योग दिवस के लिए तैयारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दी जिसमें केरल के वायनाड से राहुल गांधी के चुनाव को चुनौती दी गई थी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की सीमाओं पर फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली टिड्डियां देखी गईं, जिसके बाद प्रशासन ने जरूरी कदम उठाने की बात कही। मुंबई के पास ठाणे में एक हाउसिंग सोसाइटी में एक 7 फीट लंबा सांप मिला जिसे पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। केंद्र सरकार ने देश के सभी निजी अस्पतालों को एक निर्देश दिया और कोरोना वायरस की चपेट में आए उसके किसी भी सरकारी कर्मचारी और पेंशन पाने वाले का इलाज केंद्र की स्वास्थ्य योजना CGHS के तहत करने को कहा। इससे पहले कई निजी अस्पतालों पर ऐसे मरीजों को भर्ती करने से मना करने के आरोप लगे थे। आग में जलकर राख हुई फ्रांस की राजधानी पेरिस की करीब 850 साल पुरानी चर्च नोत्र दाम कैथेड्रल की मरम्मत का काम 1 साल बाद शुरू हो गया। पिछले साल अप्रैल में जब कैथेड्रल में आग लगी थी तब वहां मरम्मत का ही काम चल रहा था। इसके लिए लोहे के डंडों का ढांचा इमारत को सहारा देने के लिए उसके इर्द गिर्द लगाया गया था, लेकिन आग लगने से लोहे के वो कई हजार किलो के डंडे ही पिघल गए थे, जिससे काट कर निकालने का काम अब शुरू हुआ। इस पेचीदा काम के लिए कई फीट ऊंची एक क्रेन को लगाया गया। साथ ही कुछ मजदूर काम में जुटे नजर आए। बताया गया कि लोहे के इन पिघले हुए डंडों को हटाने में पूरी गर्मियां निकल जाएंगी। मध्य प्रदेश के शाजापुर में बनाए जा रहे एक कुएं की मिट्टी धंसने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। जान गंवाने वाले इन 4 मजदूरों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं, जो जमीन धंसने की वजह से करीब 70 फीट गहरे कुएं में गिर गईं। हादसा होते ही वहां आसपास के कई लोग पहुंचे, लेकिन कुएं की गहराई ज्यादा होने की वजह से कोई भी मिट्टी के नीचे दबे मजदूरों को निकालने की कोशिश भी नहीं कर पाया। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम भी वहां पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन उन्हें भी मिट्टी में दबे मजदूरों के शव बाहर निकालने में काफी मुश्किल हुई। अधिकारियों ने हादसे में जान गंवाने वाले 4 मजदूरों के परिवार को मुआवजे के साथ ही घटना की जांच कर कार्रवाई का भरोसा भी दिया। जांच उपरांत जो भी उसके लिए दोषी होगा उसके खिलाफ भी लीगल कार्रवाई की जाएगी। इस हादसे की जानकारी मिलते ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एक ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया।
करीब 2.5 महीने के लॉकडाउन के दौरान भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने करोड़ों रुपए की नशे की दवा की खेप जब्त की। ये दवा अलग अलग वक्त में तस्करी के जरिए भारत से बांग्लादेश भेजी जा रही थी, लेकिन जवानों ने तस्करों के मंसूबे नाकाम कर दिए। जवानों को चकमा देने के लिए एक सिलेंडर के पिछले हिस्से को काटकर उसके अंदर दवा की शीशियां भरी गई थी, जिन्हें मुस्तैद जवानों ने बॉर्डर पर जब्त किया। इसके अलावा एक ई रिक्शे के अंदर बैटरी वाली जगह पर भी इसी दवाई की कई शीशियां छिपा कर रखी गई थी। लॉकडाउन में ऐसे ही कई तरीकों से भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तस्करी की कोशिश की गई, लेकिन हर बार जवानों ने इन कोशिशों को नाकाम कर दिया। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए इराक में लॉकडाउन में सख्ती जारी है। इराक में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 14,000 के पार जा चुका है और करीब 400 मरीजों की मौत हो चुकी है। ऐसे में पिछले महीने के आखिर में इराक की सरकार ने वहां कर्फ्यू भी लगा दिया, जिसे सख्ती से लागू कराने के लिए इराक की राजधानी बगदाद में हथियारबंद सैनिक सड़क पर तैनात नजर आए। रास्ता बंद करने के लिए जगह जगह बैरिकेड और कंटीली तारें रखी दिखी। जिन मजारों और मस्जिदों पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहती थीं, वहां एक आदमी तक नजर नहीं आया। सड़कें सुनसान हो गईं और बाजार खाली। रेस्टोरेंट और अम्यूजमेंट पार्क की रौनक भी गायब रही। पिछले कुछ दिनों में इराक में कोरोना वायरस के रोजाना 1000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने पर ट्वीट करने पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा, क्योंकि प्रधानमंत्री केंद्र के इस कदम की तारीफ कर रहे थे और अपने ट्वीट में लिखा कि उनकी सरकार ने यह साबित कर दिया कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला सही था, क्योंकि इसके बाद वहां के लोगों को वो सारे फायदे मिले जिसके लिए वो सालों से तरस रहे थे। लेकिन कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की बातों को गलत ठहराया और आर्टिकल 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में जो सख्ती बरती गई उसका जिक्र किया। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ खत्म हो गई है। आतंकी मौके से भाग गए हैं। इससे पहले सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घेराबंदी की थी और दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हुई थी, लेकिन इस वक्त की खबर यह है कि आतंकियों के साथ मुठभेड़ खत्म हुई है, क्योंकि बडगाम में ये आतंकी मौके से भाग गए हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी जानकारी दी थी कि 1 से 2 आतंकवादियों के इस इलाके में छिपे होने की आशंका थी। ज्यादा जानकारी लेते हैं संवाददाता रिफत से। रिफत, बताइए कि दरअसल हुआ क्या, ये दोनों आतंकी मौके से भागने में कैसे कामयाब हो गए? देखिए नेहा, चूंकि रात के दौरान ही कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, अर्ली कांटेक्ट जो है एस्टैब्लिश हुआ था, यानी फायरिंग हुई थी दोनों के दरमियान, मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान। तो उसके बाद या तो कॉर्डन जो है पूरी तरह से लॉन्च नहीं किया गया था पूरे एरिया में, या फिर अंधेरे का फायदा लेने में कामयाब हो गए मिलिटेंट और उसके बाद वो भाग निकलने में कामयाब हो गया। हालांकि कॉर्डन को एक्सटेंड किया गया था। हालांकि आउटर एरिया में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन जो एनकाउंटर स्पॉट था वहां से मिलिटेंट भाग निकलने में कामयाब हो गए हैं। हो सकता है कि कहीं और जो है इतला मिले सुरक्षा बलों को कि किसी और एरिया में ये मिलिटेंट भाग गए हैं, उस एरिया का कॉर्डन किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जहां पे ये एरिया है पठानपोरा, वहां से मिलिटेंट भाग निकलने में कामयाब हो गए हैं और ये सेंट्रल कश्मीर का बडगाम का एरिया है। हरियाणा के जींद में एक कोरोना मरीज पीपीई किट पहनकर अस्पताल से भाग गया। दुष्कर्म का आरोपी मेडिकल जांच के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, लेकिन पुलिस को धोखा देकर वो भाग निकला। और कोरोना मरीज के भागने का वीडियो अस्पताल में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में दिखा कि कोरोना मरीज पीपीई किट पहनकर अस्पताल से बाहर निकला ताकि किसी को शक न हो। मरीज के अस्पताल से भागने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। चूंकि कोरोना मरीज दुष्कर्म का आरोपी भी था और उसे एक दिन पहले ही भर्ती कराया गया था, इसलिए जानकारी मिलते ही पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी। इसको कल कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर किया गया था, तो हमने इसको डिस्ट्रिक्ट जेल से यहाँ पर शिफ्ट किया था सिविल हॉस्पिटल में। हालांकि उस कोरोना मरीज की तलाश में जुटी पुलिस अब पूरे अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जिससे उसे जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि दिल्ली में सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज से जुड़ा एलजी का फैसला लागू किया जाएगा। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री के उस फैसले को पलट दिया था, जिसमें दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज करने की घोषणा की गई थी। एलजी साहब के आदेश को अक्षरशः लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा। अब इस पे कोई असहमति नहीं करनी, अब इस पे कोई वाद विवाद नहीं करना, अब इस पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। प्रधानमंत्री जी, आपने ठीक कहा
कश्मीर को जो कोई सरकार नहीं दे पाई वो आपने दिया। आपने लोगों को जेल भेजा, लाखों फौज का डिप्लॉयमेंट किया, आपने कर्फ्यू लगाया, लोगों को बेरोजगार किया। ये कभी किसी ने नहीं किया है। यूपी सरकार ने गोहत्या और गोवंश यानी गाय बैल की तस्करी को पूरी तरह गैर जमानती अपराध बना दिया। इसके लिए गोवध निवारण अध्यादेश 2020 को यूपी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, जिसमें गोहत्या या गोवंश की तस्करी करने वालों को 10 साल तक की कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। जबकि पहले यूपी में गोहत्या और गो तस्करी के अपराध में 7 साल से कम सजा होती थी, जिसकी वजह से आरोपियों को आसानी से जमानत मिल जाती थी। लेकिन अब अधिकतम सजा 10 साल होने की वजह से गोवध और गोवंश तस्करी के मामलों में जमानत मिलनी मुश्किल होगी। वहीं गाय बैल की तस्करी करने वाले की संपत्ति और तस्करी में इस्तेमाल वाहन को जब्त करने का प्रावधान भी नए कानून में है। बताया गया कि नए कानून के तहत गो तस्करों की संपत्ति कुर्क करने और उससे मिली रकम का इस्तेमाल गोवंश के भरण पोषण में किया जाएगा। साथ ही गोवध और गो तस्करी करने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने और उनका पोस्टर लगवाने का भी अधिकार पुलिस प्रशासन को दे दिया गया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केदारनाथ धाम में हो रहे कामों की जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में हो रहे कामों की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने वहां हो रहे काम को ड्रोन के जरिए भी देखा। इस बैठक में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री मोदी को इस साल के आखिर तक सभी काम पूरे होने का भरोसा दिया। दिल्ली के दरियागंज में एमसीडी के कस्तूरबा अस्पताल के कई डॉक्टरों ने 3 महीने से वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाया और एक साथ इस्तीफा देने की चेतावनी दी। इंदौर में मास्क उतारकर तस्वीर खिंचवाने के बाद ही लोगों को बैंक के अंदर जाने दिया गया। मास्क की आड़ में लूट की बढ़ती वारदात पर रोक लगाने के लिए यह फैसला लिया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर युवाओं के लिए सिर्फ घोषणाएं करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि सरकार की खराब नीतियों की वजह से एमए और बीएड कर चुके युवा मनरेगा में काम करने को मजबूर हैं। आईसीसी ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर 1986 में भारतीय टीम की पहली टेस्ट जीत को एक तस्वीर शेयर कर याद किया। इस मैच में भारतीय टीम की कप्तानी करने वाले कपिल देव ने कुल 5 विकेट लिए थे और आखिर में 10 गेंदों पर 23 रन बनाकर टीम को 5 विकेट से जीत दिला दी थी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी की वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। आतंकवादियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई से बौखलाया पाकिस्तान लगातार सीज फायर तोड़ रहा है। इसकी वजह से एलओसी के करीब के इलाकों में डर का माहौल है। पाकिस्तान की तरफ से दागी गई गोलियां और बमों की वजह से कई मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। कुछ मकानों की छतों में छेद हो गए। जबरदस्त फायरिंग की वजह से जंगल के एक हिस्से में आग लग गई। इसने लोगों की मुसीबत को और बढ़ा दिया। हालांकि बाद में सेना के अधिकारी वहां पहुंचे और डरे हुए लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया। कोलकाता में कोरोना वायरस से बचाने के लिए बनाई गई इम्यूनिटी बढ़ाने वाली मिठाई की मांग बढ़ गई। लॉकडाउन में रियायत मिलने के बाद खुली मिठाई की एक दुकान में लोगों की बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए इस खास मिठाई को बनाने का फैसला किया गया, जिसे बनाने के बाद उसे बाकी मिठाइयों के साथ काउंटर पर बिक्री के लिए रख दिया गया। डिस्प्ले पर ग्राहकों को इस मिठाई की खासियत भी बताई गई। 15 टाइप्स ऑफ हर्ब्स एंड स्पाइसेस है, जैसे दालचीनी होगा, जस्ट मधु होगा और हनी दे के, प्योर हनी दे के बनता है, कोई शुगर नहीं एडिट किया हुआ है। दुकान पर पहुंचे लोगों ने महामारी के इस दौर में स्वाद के साथ सेहत बनाने के लिए इस खास मिठाई को खरीदा भी। अगर कोई हेल्थ अच्छा करेगा तो फिर वो खाएंगे भी। दुकानदार ने बताया कि इस मिठाई की बढ़ती डिमांड को देखते हुए वो दूसरी मिठाइयों को भी इसी तरह बनाने पर विचार कर रहे हैं। पुणे में सेना और क्राइम ब्रांच ने छापेमारी कर करोड़ों रुपए के नकली नोटों के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सेना का एक जवान भी शामिल है। इनके पास से नकली नोटों की बड़ी खेप बरामद की गई। छापे के दौरान पूरा कमरा नोटों के बंडलों से भरा नजर आया। पुलिस के मुताबिक बरामद की गई रकम 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। इसके अलावा वहां से करीब 3 लाख रुपए के असली नोट और दूसरे देशों की करेंसी भी बरामद की गई। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से इन नकली नोटों के बारे में जानकारी जुटा रही है। हालांकि शुरुआती जांच के मुताबिक पुलिस ने नोटों का ठगी में इस्तेमाल होने का शक जताया है। यूपी के जौनपुर में आम तोड़ने के विवाद में 2 समुदायों के बीच मारपीट होने के बाद झोपड़ियों में आग लगा दी गई। इस हंगामे के दौरान 7 लोग घायल भी हो गए।
और एक समुदाय के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों की कुछ झोपड़ियों में आग लगा दी। दूर से ही ये झोपड़ियां आग में जलती नजर आईं और वहां से धुआं उठता दिखाई दिया। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और जिला प्रशासन के कुछ अधिकारी वहां पहुंचे और हालात का मुआयना किया। पुलिस बल के साथ पहुंचे इन अधिकारियों ने इलाके के लोगों से बातचीत कर पूरे मामले को समझने की भी कोशिश की। एक अफसर ने झोपड़ियों के अंदर जाकर भी नुकसान का आकलन किया। सख्त कार्रवाई की जाएगी। 35 अरेस्ट अब तक हो चुकी है और दबिशें दी जा रही है। इस मारपीट में जख्मी हुए लोगों को इलाज के लिए पास के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में समंदर में मौजूद मूंगे की सबसे बड़ी चट्टान द ग्रेट बैरियर रीफ में हजारों कछुओं का एक वीडियो जारी किया। ये वैज्ञानिक वहां कछुओं पर रिसर्च कर रहे थे और तभी द ग्रेट बैरियर रीफ में उन्हें करीब 65,000 कछुओं के मौजूद होने की जानकारी मिली। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में हजारों कछुए समंदर में तैरते नजर आए। इनमें कुछ कछुए तो काफी बड़े थे, जिनकी पीठ पर निशान बनाने के बाद उन्हें समंदर में छोड़ दिया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में मंदिरों में बढ़ती भीड़ के बाद फॉगिंग मशीन की मदद से श्रद्धालुओं को सैनिटाइज किया गया। केंद्र सरकार के आदेश के बाद बिहार में भी धार्मिक स्थल खोल दिए गए, जिसके बाद कई मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी बढ़ गई कि एक एक करके सभी को सैनिटाइज करना मुश्किल हो गया। यही वजह रही कि एक मंदिर में बीमारी से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए फॉगिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया। मंदिर के गेट पर तैनात कर्मचारी सभी लोगों के शरीर का तापमान मापते रहे, जबकि एक कर्मचारी फॉगिंग मशीन से श्रद्धालुओं को सैनिटाइज करता नजर आया। बताया गया कि इस मशीन में इस्तेमाल होने वाले केमिकल से लोगों को कोई नुकसान भी नहीं होता। इस मशीन में एक हार्मफुल केमिकल है, इसमें बिजली के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। कुछ मिनटों के बाद एक धुआं निकलती है और उस धुआं के माध्यम से सैनिटाइज होता है। श्रद्धालुओं के अलावा पूरे मंदिर परिसर को भी सैनिटाइज करने के लिए इसी मशीन की मदद ली गई, ताकि वहां पहुंचने वाले लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। दिल्ली पुलिस ने एक टिकटॉक स्टार की पिटाई और उसका वीडियो वायरल करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना दिल्ली के द्वारका इलाके में कुछ दिन पहले हुई थी, जहां दो बदमाश पिस्तौल लेकर एक नाबालिग लड़के को धमकाने पहुंचे थे और उनमें एक बदमाश ने धमकाते हुए उस टिकटॉक स्टार लड़के के साथ मारपीट भी की थी। जल्दी हो जा, बड़ा जो टिकटॉक स्टार है, मुर्गा बन जा। इस घटना के वायरल वीडियो में काली टी शर्ट पहना एक लड़का भी दिखा, जो उस नाबालिग टिकटॉक स्टार को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाथ में पिस्तौल लिए बदमाश ने उसकी एक नहीं सुनी। बात तो बता क्यों यार। इस वीडियो में आरोपी कई बार पिस्तौल तानकर धमकी देता भी नजर आया। मारपीट करने वाले बदमाशों ने ही इस घटना का वीडियो बनाकर वायरल किया था, जिसके आधार पर पुलिस ने भूपेंद्र नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके नाबालिग साथी को भी पकड़ लिया। पुलिस की जांच में सामने आया कि हत्या के आरोप में जेल में बंद आशु नाम के बदमाश के कहने पर टिकटॉक स्टार के साथ मारपीट की गई थी। आशु और ये माइनर के बीच में कुछ झगड़ा था। भूपेंद्र आके पिस्टल लेके इनको धमकी दिया था। दिल्ली से लगने वाली यूपी की सीमाओं पर अब भी सख्ती बरकरार है। यूपी पुलिस के जवान दिल्ली से आने वाले लोगों को बिना पास के यूपी में दाखिल होने नहीं दे रहे, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे की हर लेन में यूपी पुलिस के जवान तैनात दिखे। पास न होने पर गाड़ियों को वापस दिल्ली भेज दिया गया। यहाँ पर तमाम गाड़ियां आप देख सकते हैं कि ये वो गाड़ियां हैं जिन्हें यू टर्न लेकर नोएडा पुलिस ने कह दिया, यूपी पुलिस ने कह दिया कि वापसी जाएं, जहां से आए हैं वहां जाएं, क्योंकि इनके पास जो है मूवमेंट पास नहीं है। अनलॉक 1 में मिली छूट के तहत बड़ी संख्या में दफ्तर खोले जा चुके हैं, इसलिए बड़ी संख्या में दिल्ली में रहने वाले लोग नोएडा में घुसने की कोशिश करते दिखे, जिन्हें पुलिस ने लौटा दिया। ऑफिस में बात तो की थी, बट ऑफिस वाले तो बोलते हैं कि किसी और रूट को ट्राई करके देख लो, क्योंकि फिलहाल तो उन्होंने कोई पास वगैरह दिया नहीं, मूवमेंट पास हम लोगों को। कुछ लोगों की तो पुलिस वालों से बहस भी हुई। आपके पास रिटर्न परमिशन है? दिखाइए, दिखाइए। मैं आपको नहीं दूंगा। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्यों शिकायत करूं? आप मुझे बताते क्यों नहीं रिटर्न परमिशन दिखाइए आप। लेकिन यूपी पुलिस ने किसी को रियायत नहीं दी। और ये हालत तब है जबकि सुप्रीम कोर्ट भी एनसीआर के शहरों के बीच कॉमन पास जारी करने के निर्देश दे चुकी है। अनलॉक 1 के दिशा निर्देशों में भी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की छूट दी गई थी। इसके बावजूद दिल्ली से लगने वाले यूपी के जिलों पर न तो कोर्ट के निर्देशों का असर दिखा और न ही केंद्र के दिशा निर्देशों का। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिलों के प्रशासन का मानना है कि दिल्ली से आने वाले लोग कोरोना वायरस फैला सकते हैं, इसीलिए दिल्ली के बॉर्डर पर सख्ती की गई, जिसका खमियाजा घंटों तक लोगों को जैम में खड़े होकर भुगतना पड़ा। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हुई जिन्हें घंटों जैम झेलने के बाद पुलिस वालों ने लौटा दिया।
दिल्ली और यूपी के कालिंदी कुंज बॉर्डर पर भी ऐसा ही हाल दिखा। इन जो गाड़ियों को यू टर्न कराया जा रहा है, इनके पास ना ही मूवमेंट पास है, ना ही एसेंशियल सर्विसेज के कोविड-19 पास है। और यहाँ पर देखिए एक लंबा जाम आपको कालिंदी कुंज यहाँ पर फ्लाईओवर पर आपको दिखेगा। दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर पर भी बिना पास के किसी को यूपी में घुसने नहीं दिया गया। दिल्ली से सटे यूपी के सभी बॉर्डर सील हैं। जिसके पास इमरजेंसी पास है उसी को जाने दिया जा रहा है। कुछ ऐसी तस्वीरें सुबह के वक्त दिल्ली बॉर्डर की नजर आती हैं। अब तक यूपी सरकार की तरफ से इस बारे में कोई निर्देश नहीं है कि बॉर्डर पर इस तरह की सख्ती कब तक रखी जाएगी। अभिनेता अनुपम खेर ने सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वालों पर निशाना साधा। उन्हें विवादास्पद वीडियो शेयर करने वालों और गलत बयान देने वालों को खरी खरी सुनाई। इस मुद्दे पर अनुपम खेर की पूरी बात विस्तार से देखिए news18.com पर। दोस्तों, मैं बहुत दिनों से एक चीज के बारे में सोच रहा था और फिर सोचकर टाल देता था कि छोड़ो ना। तो ये आजकल इंटरनेट पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ ज्यादा ही नेगेटिविटी और गाली गलौज नहीं हो गया है, या शायद पहले से इतना था। हम क्या बनते जा रहे हैं? कंटेंट के नाम पर आज सरेआम लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। कहीं हिंसात्मक और अश्लील वीडियो सामने आ रहे हैं तो कहीं लॉकर रूम जैसे किस्से। बस सवाल यह है कि ये सोच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की है या उन लोगों पर पोस्ट करने वाले, ऐसे वीडियो बनाने वाले लोगों की है। प्रॉब्लम प्लेटफॉर्म्स की है या लोगों की? और अगर ऐसे वीडियोस बन रहे हैं तो इतने वायरल क्यों हो रहे हैं? क्या किसी को नीचा दिखाने में हमें मजा आने लगा है? क्या इस किस्म के लोग आम जिंदगी में भी अपने माँ बाप, भाई बहन के सामने ऐसे ही माँ बहन की गाली देना इतना आसान समझते हैं? क्या इसी को कूल समझा जाने लगा है? क्या इस किस्म के वीडियो बनाने वालों के परिवार वाले उनके कंटेंट को देखकर गर्व महसूस करते होंगे? कहते हैं हर वीडियो कुछ सिखाता है, आपके अंदर का सच दिखाता है। तो क्या यही ऐसे लोगों के अंदर का सच है? मैं तकरीबन हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हूं, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, टिकटॉक हो या इंस्टाग्राम, और मुझे इन सभी प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे दुनिया की बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी, लोगों का हुनर, लोगों का ह्यूमर और ज्ञान का आदान प्रदान। इन प्लेटफॉर्म पर मुझे अपना पक्ष कहने का भी बहुत अच्छा मौका मिलता है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मेरे द्वारा किसी को दुख ना पहुंचे या मैं किसी को तकलीफ ना दूं। हाँ, अगर कोई मेरे परिवार वालों को बिना प्रोवोक किए गाली देता है तो मैं उसका जवाब देना भी जरूरी समझता हूं। बेसिकली इन सब बातों के कहने का मतलब यह है कि इस लॉकडाउन में हमें इतनी तो सीख मिली है कि जिंदगी बहुत छोटी है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो क्यों ना नफरत छोड़कर प्यार को बांटे, अपनी बुराई की जगह अपनी अच्छाई को दिखाएं। ठीक कह रहा हूं ना? कोरोना संकट के बीच निजी अस्पतालों में बिस्तरों की किल्लत और मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकार के आदेश के मुताबिक राजधानी के 22 निजी अस्पतालों में अब 20% से ज्यादा बिस्तर कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रिजर्व रखे जाएंगे। इन निजी अस्पतालों में अपोलो, बत्रा, फोर्टिस, मैक्स, बीएल कपूर और महाराजा अग्रसेन जैसे अस्पताल शामिल हैं। इनमें अभी तक कोरोना मरीजों के लिए करीब 1,500 बिस्तर रखे गए थे, जिन्हें बढ़ाकर करीब 3,500 कर दिया गया। साथ ही इन सभी निजी अस्पतालों के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को आदेश दिया गया है कि वो डेली कोरोना ऐप पर बिस्तरों से जुड़े डेटा को अपडेट करते रहें। पाकिस्तान के क्रिकेटर बाबर आजम ने विराट कोहली से तुलना को गलत बताया। पाकिस्तान के वनडे और टी20 टीम के कप्तान बाबर आजम ने विराट कोहली के साथ तुलना को गलत बताया। बाबर आजम ने खुद को कोहली से काफी पीछे बताते हुए उन जैसा बनने की इच्छा जताई। हरियाणा के जींद में एक कार में आग लगने के बाद किसी तरह कार सवार लोगों ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। राजस्थान के दौसा में गुटखे और तंबाकू पर बैन लगने की अफवाह फैलने के बाद कुछ दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ पहुंच गई। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सभी अस्पतालों के बाहर बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाने का आदेश दिया। इन पर लोगों को अस्पताल में खाली बिस्तर और इलाज के खर्च की जानकारी दी जाएगी। अस्पतालों पर कोरोना वायरस के मरीजों को भर्ती नहीं करने और मनमाने दाम वसूलने के आरोप लगने के बाद यह फैसला लिया गया। कपिल शर्मा ने लोगों से बाहर घूमने वाले आवारा कुत्तों को खाना और पानी देकर मदद करने की अपील की। कानपुर में कुछ लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांटने गई मंत्री नीलिमा कटियार को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा।
पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने मंत्री के विरोध में नारेबाजी कर दी। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन में शराब पर लगाया 70% टैक्स हटा दिया, जिसके बाद शराब सस्ती हो गई। हालांकि दिल्ली सरकार ने शराब की कीमतों पर वैट 20% से बढ़ाकर 25% कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को निर्देश दिया कि वो आम्रपाली ग्रुप के फ्लैटों के खरीदारों को लोन की बाकी बची रकम दे दें, ताकि दिल्ली के पास गौतम बुद्ध नगर में अधूरे पड़े फ्लैटों से जुड़े काम फिर शुरू हो सके। मलेशिया में कई जगहों पर करीब 3 महीने बाद सैलून खोल दिए गए। कोरोना वायरस से बचने के लिए वहां एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाए रखने का भी ध्यान रखा गया। इसके लिए 2 कुर्सियों के बीच एक कुर्सी छोड़कर ग्राहकों को बिठाया जा रहा है। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक लड़का पुलिस वालों से भिड़ गया। बताया गया कि लड़के ने बैरिकेडिंग में टक्कर मार दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद लड़का भड़क गया और उसने पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ दी। इस दौरान उसने पुलिस वालों के साथ हाथापाई भी की। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से इस लड़के ने पुलिस के साथ हाथापाई की, पुलिस वाले की वर्दी फाड़ दी। ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर ये लड़का बाइक रोकने पर पुलिस वालों के साथ ही हाथापाई करता हुआ और एक पुलिस वाले की वर्दी भी इसने फाड़ दी। महाराष्ट्र में औरंगाबाद जेल में भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। औरंगाबाद जेल में 63 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो हम आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र में पहले ही कोरोना के चलते हालात काफी खराब हैं और अब औरंगाबाद जेल से चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां जेल में 63 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि अगर लोग अनलॉक 1 में मिली छूट का गलत फायदा उठाएंगे तो फिर से उन्हें लॉकडाउन लागू करना होगा। और इस बीच महाराष्ट्र के औरंगाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, औरंगाबाद जेल में 63 लोगों को कोरोना हो गया है। औरंगाबाद जेल में 63 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और ये खबर तब सामने आई है जब पहले ही महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खासतौर पर जो घनी आबादी वाले इलाके हैं वहां से मामलों में काफी इजाफा देखने को मिला है। और ऐसे में औरंगाबाद जेल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 63 लोगों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की राजधानी लीमा में ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए लोगों की कतार लग गई। कोरोना वायरस के मरीजों के मामले में दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में पेरू ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। ऐसे में कोरोना वायरस के मरीजों की गिनती तेजी से बढ़ने के बाद वहां अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी हो गई, जिस वजह से कोरोना मरीजों के घर वालों को खुद ही उनके लिए ऑक्सीजन का इंतजाम करना पड़ा। राजधानी लीमा में ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए कई लोग कतार में खड़े नजर आए ताकि वो अपनों की जान बचा सकें। कोरोना वायरस मरीज के फेफड़ों पर ही हमला करता है और हालत बेकाबू होने पर सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। लेकिन पेरू में कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत ही मरीजों की मौत की वजह बन रही है। साथ ही मांग बढ़ने से ऑक्सीजन की कीमत भी आसमान छू रही है। पेरू उन देशों में शामिल है जिन्होंने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए सख्त लॉकडाउन लगाया था, लेकिन लॉकडाउन का वहां कोई खास असर नहीं हुआ क्योंकि वहां कोरोना मरीजों की गिनती 2 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बीच सड़क पर कार मोड़ने की वजह से हादसा हो गया। बाइक पर आ रहा एक लड़का कार से टकरा गया। इस हादसे में लड़के को कोई चोट नहीं आई, बल्कि वो कार से टकराने के बाद उठकर खड़ा हो गया। तस्वीरों में कार सड़क पर जाती दिखाई दी। इस दौरान वहां से कई और गाड़ियां भी गुजरी। इस बीच सड़क को खाली देखकर कार वाले ने यू टर्न लेने की कोशिश की, लेकिन पीछे से तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल उससे टकरा गई। लेकिन उसके बाद देखिए, लड़का उछलकर कार की दूसरी तरफ जा गिरा और उसके बाद उठ खड़ा भी हुआ। इस हादसे में लड़के को कोई चोटें नहीं आई। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में आपसी रंजिश की वजह से 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। कुछ दिन पहले हुई इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, जिसमें दोनों गुटों के लोग आपस में मारपीट करते हुए दिखाई दिए। हैरानी की बात यह है कि मारपीट के वक्त वहां पुलिस वाले भी मौजूद थे, जिन्होंने इन लोगों को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन किसी ने भी पुलिस वालों का लिहाज नहीं किया और आपस में एक दूसरे को पीटते रहे।
इसको, मारो चाचा, चाचा मारो, चाचा मारो। इससे पहले हंगामा कर रहे लोग शांत होने के बजाय पुलिस वालों से ही भिड़ गए। गोली मारी, मारो गोली, क्या कर रहे हैं? गोली मारी। मारपीट में शामिल एक पक्ष ने पुलिस वालों पर ही मिली भगत का आरोप लगा दिया। पुलिस ने पकड़ के मरवाया है, पुलिस मिली हुई है, ये सब लोग अपराध करवा रहे हैं क्षेत्र में और खुलेआम अपराधी भी टहल रहे हैं। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने आरोप को गलत बताते हुए जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। इन दोनों के अभियोग पर लिखित कर लिया गया है, बाकी साक्ष्य संकलन के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के मेहसाणा में जोरदार बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी भर गया। इसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलें हुई। लगातार बारिश होने के बाद लोगों के घर तालाब बन गए। घरों में घुटनों तक पानी भर गया। लोग पानी के बीच खड़े होकर घर का सामान बचाते दिखाई दिए। बताया गया कि लोगों के घरों में बारिश का पानी घुसने से उनका सामान भीग गया। मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की दस्तक ने ही सियासी हंगामा खड़ा कर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक भाषण का हिस्सा कांग्रेस के नेताओं के लिए बड़ा हथियार बन गया, जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा कि कमलनाथ सरकार गिराने का फैसला बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने लिया। केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सरकार ये बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। और आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? और कोई तरीका नहीं। शिवराज सिंह चौहान का ये भाषण कार्यकर्ताओं की एक बैठक का है। राज्य में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनावों से पहले मुख्यमंत्री बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे थे, लेकिन उनके भाषण के इस हिस्से पर बीजेपी खुद गिर गई और कांग्रेस नेताओं ने हमले शुरू कर दिए। मुझे प्रधानमंत्री ने कहा, अमित शाह ने कहा, देश की सरकार ने तय किया कि मध्य प्रदेश की सरकार गिराना है। ये मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्विटर पर 4 हिस्सों में लिखा हुआ एक लंबा ट्वीट किया। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने साजिश के तहत उनकी सरकार को गिराया। कांग्रेस के हमलों का जवाब देने के लिए शिवराज सरकार में मंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक गोविंद सिंह राजपूत सामने आए, जो खुद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये बात सच है कि सरकार किसी के गिराने से नहीं गिरी, सरकार अपने ही कर्मों से गिरी। हालांकि बीजेपी ने आरोपों पर कोई सफाई नहीं दी। जम्मू कश्मीर के राजौरी के मंजाकोट इलाके में पाकिस्तान की तरफ से फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया गया है। यहाँ के गांव में पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से हुई गोलीबारी में एक शख्स घायल भी हो गया। राजौरी में पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन, एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हुई। पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ा, जिसका सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारे पास एक पेशेंट आया मंजाकोट से, उसको शेल लगा हुआ था राइट शोल्डर पे। तो राउंड हमने उसी टाइम उसको थोड़ा सा यहाँ एक्सरे किया, ऑर्थो कंसल्टेशन किया। उसके बाद हमने वो शेल रिमूव किया और वो अब स्टेबल है। उसकी ड्रेसिंग की, सारा कुछ करके मैनेजमेंट कर दी। तो सीनियर डॉक्टर्स आए थे, उन्होंने भी मैनेज करके उसको भी यहाँ इमरजेंसी में हमने रखा है उसको, और वो अब स्टेबल है। कोई इतना उसको वो आउट ऑफ वो डेंजर है, ऑब्जर्वेशन में रखा है हमने। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल के जवानों ने मुठभेड़ में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। बीते 4 दिन के अंदर शोपियां में जवानों की आतंकियों से तीसरी बार मुठभेड़ हुई। और इस मुठभेड़ में भी सुरक्षा बल के जवानों ने 5 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों की खबर मिलते ही जवानों ने अभियान चलाया और जिस इलाके में आतंकी छिपे थे उसकी घेराबंदी तेज कर दी। इलाके के जंगलों और खेतों से आतंकियों के भागने का अंदेशा था, इसलिए कई जवान पेड़ों की आड़ में तैनात हो गए ताकि आतंकियों को कोई मौका न मिल पाए। मुठभेड़ वाली जगह से कुछ दूरी पर सुरक्षा बल की कई बख्तरबंद गाड़ियां भी मौजूद रहीं और जवान भी पूरी तरह मुस्तैद दिखे। कुछ घंटे चली मुठभेड़ के बाद वहां छिपे 5 आतंकियों को मार गिराया गया। 7 तारीख को 5 मिलिटेंट मारे गए, 8 तारीख को 4 मिलिटेंट मारे गए थे और आज 5 मिलिटेंट मारे गए। तो इस तरीके से पिछले 4 दिनों में 14 मिलिटेंट शोपियां डिस्ट्रिक्ट में मारे गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नियमों का पालन न होने पर फिर से लॉकडाउन लागू करने के संकेत दिए हैं। इस बीच अनलॉक 1 के तहत ढील मिलने पर लोग मुंबई की मशहूर भाईखला मार्केट पहुंचे तो एक दूसरे के काफी करीब खड़े नजर आए। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए लोगों का मार्केट में एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग ना मेंटेन करना खतरे से खाली नहीं है। राज्यसभा चुनाव से पहले राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का गंभीर आरोप लगाया है।
राजस्थान के सीएम ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुछ विधायकों को 25 करोड़ रुपए तक की पेशकश की गई, लेकिन उनके विधायक एकजुट हैं। करोड़ों अरबों रुपए दिए जा रहे हैं। आप बताइए कि क्या तो सुन रहे हैं, कैश ट्रांसफर हो रहे हैं जयपुर के अंदर, कौन भेज रहा है, और बांटने के लिए एडवांस देने की बातें हो रही है। आप लीजिए 10 करोड़ एडवांस दे दीजिए, बाद में 10 और देंगे, फिर 5 और देंगे। तो क्या हो रहा है? तो खुला गेम हो रहा है। साथ ही अशोक गहलोत ने कांग्रेस विधायकों के एकजुट होने और किसी तरह के लालच में नहीं आने का दावा किया। हमारे विधायक बहुत समझदार है, वो समझ गए और खूब उनको लालच देने की कोशिश की गई। मुझे गर्व इस बात का है कि 6 बीएसपी के विधायक आए हमारे साथ, 13 विधायक आए निर्दलीय। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला राज्य राजस्थान है जहाँ पर 1 रुपये का चुनाव हुआ। इस बात का मुझे गर्व है कि मैं इस धरती में मुख्यमंत्री हूँ, लाल ऐसे हैं जो बिना सौदे के, बिना लोभ लालच के साथ देते हैं सरकार का। सरकार स्टेबल रहनी चाहिए राजस्थान में। गहलोत सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीजी को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस सरकार गिराने की साजिश की शिकायत की है। बताया जा रहा है कि इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों को अपने आवास पर बुलाया, जहां से उन्हें 5 बसों में बिठाकर एक रिसोर्ट भेज दिया गया। दावा है कि कर्नाटक की तर्ज पर राजस्थान की सरकार को गिराने की साजिश है। राजस्थान से राज्यसभा चुनाव की 3 सीटों पर चुनाव होना है और उससे पहले की राजस्थान में सियासी हलचल तेज हो गई है। अमित शाह ने, इन्होंने बीजेपी वालों ने जिस तरीके से इस प्रदेश की, देश की राजनीति को बेड़ा गर्क कर दिया, इन्होंने मंडी लगा दी। और ये राजस्थान की सेहत के लिए, देश की सेहत के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। जिस तरीके से इन लोगों ने किया है प्रदेश में, सतीश पूनिया एंड पार्टी ने, और इन्होंने वहाँ दिल्ली में जो किया है वो, लेकिन वो इनके मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद गहलोत सरकार ने दूसरे राज्यों से लगी सीमाओं पर 1 हफ्ते के लिए सख्ती बढ़ा दी। इस फैसले के बाद कई जगहों पर भारी जैम लग गया, जिसकी तस्वीरें सिरोही से भी सामने आई, जहां कुछ पुलिस वाले लोगों की जांच करते दिखाई दिए। इसके लिए पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए और वहां से गुजरने वाले सभी लोगों की जांच की। जांच के दौरान जिन लोगों ने पुलिस को पास नहीं दिखाया, उन्हें लौटा दिया गया। जांच की वजह से वहां लंबा जाम लग गया। राज्य सरकार ने यह फैसला कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद लिया। ये कहीं लोगों को परेशान करने के लिए नहीं, सिर्फ कोरोना को रोकने के लिए ये एक्शन लिया गया है और ये एक्शन कोई परमानेंट नहीं है। इस पर चीफ मिनिस्टर जल्दी कुछ ना कुछ ऐसी गाइडलाइन देंगे। गहलोत सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने के साथ ही दूसरे राज्यों से लगी सीमाओं पर 1 हफ्ते के लिए सख्ती बढ़ा दी। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को एक आदेश जारी कर दूसरे राज्यों से लगने वाली सीमाओं पर सख्ती बढ़ाने को कहा। साथ ही राज्य से बाहर जाने या फिर दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए प्रशासन से पास लेना भी जरूरी कर दिया। बताया गया कि सरकार सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी या किसी की मौत होने पर ही पास जारी करेगी। सरकार ने सभी बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और सभी एयरपोर्ट पर पुलिस चौकियां बनाने की भी आदेश दी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,254 नए मरीज सामने आए हैं और 149 लोगों ने दम तोड़ा है। इसके बाद राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 94,041 हो गई है। राज्य में अब तक कोरोना से 3,438 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 44,517 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। मुंबई की बात करें तो यहाँ पर 52,667 कोरोना मरीज हैं और अब तक 1,857 लोग दम तोड़ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में मुंबई में 1,567 नए मरीज सामने आए और 97 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फिर से लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अगर लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं तो फिर से लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। दरअसल अनलॉक 1 में छूट मिलने के बाद लोग सड़कों पर निकलने लगे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। मुंबई में ही कोरोना के मरीज बढ़कर 51,000 के पार पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से किए गए ट्वीट में लिखा गया है कि सरकार मिशन बिगिन अगेन के लिए सतर्क कदम उठा रही है। हमने लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से लागू किया और वैसे ही इसे हटाना भी होगा।
खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन हम कोरोना से लड़ते वक्त भी अर्थव्यवस्था को ठप नहीं कर सकते। अगर लॉकडाउन में ढील से खतरा पैदा होगा तो हम लॉकडाउन को फिर से लागू करने के लिए मजबूर होंगे। पाकिस्तान के लोग कोरोना संकट के बीच ही अब पेट्रोल डीजल के लिए रोने गड़गड़ाने को मजबूर हो गए। पाकिस्तान के लगभग सभी शहरों में ज्यादातर पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। और वहां के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में मोटरसाइकिलों में पेट्रोल भराने पहुंचे लोगों को मायूस होना पड़ा। बताया गया कि इमरान खान की सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम तो घटा दिए, लेकिन कच्चा तेल मंगाना भूल गई। शहरियों का कहना है कि जब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आई है, उस दिन के बाद से ही शहर में पेट्रोल गायब है। ऐसा ही हाल पाकिस्तान की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले कराची शहर में भी दिखा। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक ज्यादातर पेट्रोल पंप सूख चुके हैं और जिनके पास तेल है भी, उन्होंने पेट्रोल डीजल की जमाखोरी और कालाबाजारी शुरू कर दी। कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने अपना स्टॉक रखा हुआ था, वो उसे होल्ड करके बैठे हुए हैं। वो यही देख रहे हैं कि मजीद आगे उनको अच्छे पैसे मिल सकते हैं। और पेशावर में तो पाकिस्तान की एक रिपोर्टर ने बताया कि अब लोगों को रोने गिड़गड़ाने पर भी पेट्रोल नहीं मिल रहा। पेशावर में जो है वो इस वक्त ये मसला वाकई संगीन हो चुका है और इतना संगीन हो चुका है कि जितने भी शहरियों से हमारी बात हुई, खास तौर पे जब हमारे बुजुर्ग शहरियों से बात हुई, तो वो अपने आंसुओं पे काबू ना पा सका। कुछ ऐसा ही हाल पंजाब प्रांत के लाहौर और साहिवाल जैसे शहरों में भी दिखा, जहां कुछ लोग पेट्रोल खत्म होने के बाद अपनी मोटरसाइकिल और स्कूटर को लुढ़का कर स्टार्ट करने की कोशिश करते नजर आए। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह साहिवाल में भी पेट्रोल की जो किल्लत है वो शिद्दत अख्तियार कर गई है। जो अक्सर जो शहर के गिरदोनवा के पेट्रोल पंप हैं, उनके ऊपर पेट्रोल की शार्टेज है। हालांकि इमरान खान की सरकार ने पेट्रोल डीजल की किल्लत के लिए जमाखोरी को जिम्मेदार ठहराया और जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के सबसे ज्यादा 48 मरीजों की मौत हुई है। इसके बाद दिल्ली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 984 हो गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1501 नए मरीज बढ़े हैं, जिससे कोरोना की संख्या बढ़कर 32,810 हो गई है। वहीं 24 घंटों में 384 मरीज ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी बैठक हुई, जिसमें दोनों के बीच इस मुद्दे पर चर्चा हुई। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक अमित शाह ने उन्हें कोरोना से निपटने में पूरी मदद का भरोसा दिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और कहा, अमित शाह से मुलाकात कर दिल्ली में कोरोना के हालात पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने सभी प्रकार के सहयोग का आश्वासन दिया है। राजस्थान की सीमाओं पर सख्ती की वजह से ट्रैफिक जैम में फंसे लोगों की परेशानी बढ़ गई। कोरोना मरीजों को हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए गहलोत सरकार ने दूसरे राज्यों से लगी अपनी सीमाओं पर एक हफ्ते के लिए सख्ती बढ़ा दी, जिसका असर राजस्थान पंजाब सीमा पर भी देखने को मिला, जहां राजस्थान पुलिस ने सड़क पर बैरिकेड लगाकर पंजाब से आने वाली गाड़ियों को रोक दिया। इस कार्रवाई से नाराज कुछ लोग पुलिस वालों से बहस करते दिखे, मगर पुलिस वालों ने उन लोगों को आगे नहीं जाने दिया। पुलिस के इस सख्त रुख को देखकर कई लोग वहां से लौटने लगे। हालांकि जो जैम में फंसे रहे, उन्हें इस भीषण गर्मी में परेशानी उठानी पड़ी। बठिंडा से गंगानगर जाना है, जो है परेशानी इसको निकालें, एक बार ट्रैफिक को निकालें। बहुत ज्यादा तकलीफ, हम पता ही नहीं, सुबह तो गए, आधी घंटा पहले गए हैं, कोई बात ही नहीं थी ऐसी। कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें झुंझुनू जिले से भी सामने आईं, जहां राजस्थान पुलिस ने हरियाणा की ओर से आने वाली गाड़ियों को भी बॉर्डर पर ही रोक दिया। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें वो एक हाथ में पार्टी का झंडा थामे घुड़सवारी करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान उनके साथ दूसरे घोड़े पर एक और आदमी भी दिखाई दिया। दोनों ने अपने हाथों में आरजेडी का झंडा पकड़ रखा था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक सरपंच की हत्या के बाद जम्मू के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन जारी है। 2 दिन पहले आतंकियों ने सरपंच को निशाना बनाते हुए मार गिराया था, जिसके विरोध में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर लेकर सड़क पर उतर आए और हत्या के आरोपियों को सजा देने की मांग की। साथ ही सरकार से ऐसे पदों पर मौजूद लोगों को सुरक्षा देने की भी मांग की गई। सरकार को असेस करना चाहिए और जो इन इलेक्टेड ओहदों पर है
उनको रिक्वायर्ड सिक्योरिटी फराहम करनी चाहिए। शिवसेना और डोगरा फ्रंट नाम के एक संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं ने भी सरपंच की तस्वीर वाले बैनर के सामने मोमबत्तियां जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और फूल चढ़ाकर उनकी आत्मा की शांति की कामना भी की। अजय पंडित अमर रहे। जम्मू के एक इलाके में रहने वाले कुछ लोगों ने सरपंच की मौत पर गुस्सा जताने के लिए कैंडल मार्च निकाला। इन लोगों में महिलाएं भी शामिल दिखीं, जिन्होंने महामारी से बचाव के लिए नियमों का ध्यान भी रखा। हिमाचल प्रदेश के चंबा में 4 बच्चे नदी में फंस गए। बताया गया कि जिस वक्त चारों बच्चे नदी को पार कर रहे थे, उसी वक्त नदी उफान पर आ गई। सभी बच्चे नदी के तेज बहाव में फंस गए। जैसे इसकी जानकारी लोगों को लगी, उन्होंने चारों बच्चों को बचाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि जरा सी गलती सभी की जान ले सकती थी। ऐसे में लोगों ने पहले एक रस्सी ली, फिर एक दूसरे का हाथ थामा और बच्चों के पास पहुंचे और फिर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पेट्रोल और डीजल के दाम 5वें दिन लगातार बढ़े हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम 60 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार 5वें दिन इजाफा हुआ है और आज पेट्रोल और डीजल के दाम 60 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। कोरोना वायरस के चलते पहले ही अर्थव्यवस्था में सुस्ती आई है और ऐसे में आम आदमी पर पेट्रोल और डीजल की मार पड़ती हुई, जहां लगातार 5वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हुआ है। आज 5वें दिन 60 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल और डीजल दोनों महंगे हुए हैं। अमेरिका के ह्यूस्टन में अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की अंतिम यात्रा के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। जॉर्ज फ्लॉयड की मिनेसोटा में पुलिस हिरासत में मौत हो गई, जिसके बाद उनके ताबूत को फूलों से सजी एक बग्घी में रखकर कब्रिस्तान तक ले जाया गया। उनकी अंतिम यात्रा को देखने के लिए रास्ते के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ नजर आई। इससे पहले जॉर्ज फ्लॉयड के ताबूत को पुलिस की गाड़ी में ह्यूस्टन लाया गया, जहां उसे अंतिम दर्शन के लिए एक चर्च में रखा गया। वहां पाबंदी के बावजूद बड़ी तादाद में लोग जॉर्ज फ्लॉयड को आखिरी बार देखने के लिए इकट्ठा हुए। इस दौरान आने वाले चुनावों में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके परिवार वालों से बातचीत की। Because when there is justice for George Floyd, we will truly be on our way to racial justice in America. अंतिम दर्शन की रस्म पूरी होने के बाद उनके ताबूत को अंतिम यात्रा के लिए कब्रिस्तान ले जाया गया। मुंबई के बांद्रा में बीएमसी ने एक्टर मलाइका अरोड़ा की बिल्डिंग सील कर दी है। कोरोना मरीज मिलने के बाद बीएमसी ने इस बिल्डिंग को सील किया है। मलाइका अरोड़ा अपने बेटे अरहान के साथ इसी बिल्डिंग में आइसोलेशन में है, तो एक्टर मलाइका अरोड़ा की बिल्डिंग को सील किया गया है। दरअसल इस बिल्डिंग में एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिलने के बाद बीएमसी ने तय मानकों के तहत ये कार्रवाई की है। एक्टर मलाइका अरोड़ा अपने बेटे अरहान के साथ घर में ही क्वारंटीन हैं। कोरोना वायरस की वजह से महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा का सत्र 3 अगस्त तक टाल दिया। देश में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में ही मिले और लगातार खतरा बढ़ता देख महाराष्ट्र विधानसभा में हुई बैठक के बाद मॉनसून सत्र को 3 अगस्त तक टालने का फैसला किया गया। बजट सत्र से शुरू हुआ कोरोना का संकट मानसून सत्र पर भारी पड़ा। बजट सत्र को पहले आधे पे ही रोकना पड़ा था और अब मानसून सत्र को अगले 2 महीने तक के लिए टाल दिया गया है। बैठक के बाद खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मीडिया से बात करने पहुंचे और मानसून सत्र टालने की जानकारी दी। 22 तारखेला कठीण असल्यामुळे हे पुढे किती ढकलायचं, तर त्या सगळ्याचा आढावा घेऊन 22 जून पासून सुरू होणारा अधिवेशन आता 3 ऑगस्टला घेण्याचं ठरलेलं आहे। सरकार के इस फैसले का विपक्षी दलों ने भी समर्थन किया। विपक्षी ओर से हमने भी उनको समर्थन किया है। हमने उनको कहा है कि सरकार जो निर्णय लेगी उसके साथ हम खड़े रहेंगे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर बीजेपी आज से उत्तर प्रदेश में परिवार संपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रही है। 15 जून तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत लखनऊ से यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह करेंगे। स्वतंत्र देव सिंह खुद घर घर जाकर प्रधानमंत्री मोदी का पत्र बांटेंगे। राज्य भर में बूथ स्तर पर चलने वाले परिवार संपर्क अभियान में पार्टी के 2 कार्यकर्ता डोर टू डोर संपर्क करेंगे। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह गाजियाबाद के लाजपत नगर में परिवार संपर्क अभियान के तहत डोर टू डोर संपर्क करेंगे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर के अमौली में घर घर जाकर संपर्क करेंगे। योगी सरकार के मंत्री भी डोर टू डोर परिवार संपर्क अभियान करेंगे। जापान के टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विकलांग यात्रियों की मदद के लिए एक रोबोट तैनात कर दिया गया। इस रोबोट के जरिए एयरपोर्ट के कर्मचारियों और यात्रियों के बीच दूरी बनाए रखने की कोशिश की गई।
और यही वजह रही कि इस रोबोट का इस्तेमाल हनेदा एयरपोर्ट पर शुरू हो गया। व्हील चेयर जैसे दिखने वाले इस रोबोट पर बैठकर कई यात्री 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एयरपोर्ट के अलग अलग हिस्सों में जाते दिखाई दिए। एयरपोर्ट पर बिना किसी कर्मचारी की मदद लिए ये लोग इस रोबोट के जरिए विमान से यात्रा करने से पहले होने वाली प्रक्रिया को भी आसानी से पूरा करते नजर आए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के 73वें जन्मदिन पर जेडीयू ने एक पोस्टर जारी किया है। इसमें जेडीयू ने 73 साल 73 संपत्तियों का ब्यौरा दिया है। इससे पहले भी पटना में लालू और राबड़ी पर हमले वाले पोस्टर लगाए गए थे। उत्तर प्रदेश के बरेली में हाईवे पर एक ट्रक में अचानक आग लग गई। इसके बाद कुछ ही देर में पूरा ट्रक आग की लपटों में घिर गया। ड्राइवर के मुताबिक ट्रक का टायर फट गया था, जिससे वो अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गया और बिजली का तार टूटकर ट्रक पर गिर गया, जिससे आग लग गई। ड्राइवर ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी, लेकिन दमकल कर्मियों ने उसके बाद ट्रक में लगी आग को बुझाया। एक तरफ अनलॉक 1 के दौरान आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का जोर है, दूसरी तरफ कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मरीज सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता उन जगहों पर कोरोना के मरीजों का मिलना है जिन्हें कुछ हद तक सुरक्षित माना जा रहा था। इनमें ज्यादातर इलाके वो हैं जो कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट वाले इलाकों के करीब हैं, जिन्हें बफर जोन भी कहा जाता है। अनलॉक 1 के पहले हफ्ते में ही दिल्ली के पास नोएडा में 200 से ज्यादा और गाजियाबाद में 150 से ज्यादा मरीज मिल गए। इसी तरह मुंबई के पास पुणे और ठाणे में भी अनलॉक 1 शुरू होने के बाद से ही मरीजों की गिनती तेजी से बढ़ी। इनके अलावा यूपी और बिहार के कटिहार, दरभंगा, जौनपुर, गोरखपुर और भदोही जिलों में भी कोरोना के मरीज तेजी से बढ़े। यूपी और बिहार के ये वो जिले हैं जहां बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अलग अलग राज्यों से लौटे। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि सरकारी एजेंसियां इन नए मरीजों को हुई बीमारी का सोर्स पता नहीं लगा पाई। रॉजर फेडरर इस साल और किसी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने बताया कि वो घुटने की एक सर्जरी की वजह से इस साल किसी और टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। कंगना रनौत ने जम्मू कश्मीर में सरपंच की हत्या का मुद्दा उठाया और प्रधानमंत्री मोदी से कश्मीरी पंडितों को फिर कश्मीर में बसाने की अपील की। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करती हूँ कि पंडितों को कश्मीर वापस भेजा जाए और उन्हें उनकी जमीन दी जाए और वहाँ पे हिंदुइज्म की फिर से स्थापना की जाए। राजस्थान के बारां में 21 जोड़ों की शादी के लिए एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, जिसमें नियम तोड़ते हुए काफी भीड़ पहुंच गई। रेटिंग एजेंसी फिच ने कोरोना वायरस संकट के बावजूद अगले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी बढ़त दर 9.5% रहने का अनुमान जताया। पीएम मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कोरोना पर बातचीत की। इसमें कोरोना के बाद आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर खुद इस बातचीत के बारे में जानकारी दी। पीएम मोदी ने नेतन्याहू को रिकॉर्ड बनाते हुए 5वीं बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने कोरोना से हालात ठीक होने पर इजरायल के प्रधानमंत्री को भारत दौरे का भी निमंत्रण दिया। इजरायल के पीएम से बातचीत के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया और कहा, मेरे मित्र प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ बड़ी अच्छी बातचीत हुई कि कैसे भारत इजरायल कोविड के बाद की दुनिया में सहयोग कर सकते हैं। साथ ही उन्हें रिकॉर्ड 5वीं बार प्रधानमंत्री पद संभालने के लिए बधाई दी। आने वाले दिनों में भारत इजरायल की साझेदारी और मजबूत होगी। बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार के कार्यक्रम में लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगा। कैमूर में हुए डबल मर्डर मामले में परिजनों का ढांढस बंधाने के लिए मंत्री प्रेम कुमार उनके घर पहुंचे और जैसे ही उनकी गाड़ी गांव में पहुंची, लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहां मौजूद लोग लॉकडाउन के नियम कायदे सब भूल गए। मंत्री प्रेम कुमार गाड़ी से उतरे और बिना मास्क लगाए ही मारे गए लोगों के घर की तरफ बढ़ गए। 1-2 लोगों को छोड़कर उनके साथ चल रहे ज्यादातर लोग न तो मास्क लगाए दिखे और न ही एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाए दिखे। इसके बाद मंत्री ने मारे गए लोगों की तस्वीरों पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। थोड़ी देर बाद मंत्री ने कपड़े से मुंह को ढक लिया और फिर पीड़ित परिवार के लोगों से बातचीत करने के लिए कुर्सी पर बैठ गए। हमारी बात हुई थी हम लोग बातचीत के दौरान भी वहां खड़े गांव वाले या फिर कुर्सियों पर बैठे मंत्री के समर्थक सभी पास बैठे नजर आए। लद्दाख में सीमा पर चीन की सेना के जमावड़े पर कांग्रेस और बीजेपी में तकरार तेज हो गई।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस पर एक बार फिर से सरकार को घेरा और ट्विटर पर एक नक्शा जारी करके आरोप लगाया कि चीन ने लद्दाख में घुसपैठ करके हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए। राहुल गांधी 3 जून से लगातार लद्दाख में चीनी सेना की हरकतों पर ट्वीट करके मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी की समझ पर ही सवाल उठा दिए। राहुल गांधी को इतनी तो समझदारी होनी चाहिए कि चीन के साथ सामरिक संबंधों पर ट्विटर से सवाल नहीं पूछा करते। कम से कम चुनौती भरे मामलों में, विदेश नीति में क्या वो खुलकर इस तरह से सवाल पूछना उनका लाजिमी है क्या? वहीं कानून मंत्री के बयान पर कांग्रेस और भड़क गई। कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने ट्विटर पर सवाल न उठाने की नसीहत देने पर तीखा पलटवार किया। आज कानून मंत्री ने श्री नरेंद्र मोदी पे भी प्रश्न उठाया है, ये कह के कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को ट्विटर पे नहीं उठाया जाता। ये तो नरेंद्र मोदी जी बतौर मुख्यमंत्री जब गुजरात के थे और अमित शाह जी जब गुजरात के मंत्री थे, ट्विटर पे पूछते थे कि चीन हमारे देश में पिकनिक करने आ रहा है, चीन पे हम कांग्रेस पार्टी कुछ क्यों नहीं करती। आज अगर ट्विटर पे मुद्दा उठाना गलत है तो सबसे बड़े गुनहगार तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ब्रिटेन के ब्रिस्टल में रंगभेद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने एक ऐतिहासिक मूर्ति गिरा दी। एडवर्ड कॉल्स्टन 17वीं सदी के एक अंग्रेज राजनेता और कारोबारी थे जो अफ्रीकी लोगों को गुलामों की तरह खरीदने बेचने का काम करते थे, जिसकी वजह से रंगभेद का विरोध कर रहे लोगों का गुस्सा उनकी मूर्ति पर फूट पड़ा। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने एडवर्ड कॉल्स्टन की मूर्ति को रस्सी से बांधा और उसे खींचकर नीचे गिराने लगे। देखते ही देखते मूर्ति जमीन पर गिर पड़ी, जिसके बाद कुछ लोग उसे पैरों से रौंदते दिखे। मूर्ति गिराने के बाद वहां मौजूद लोग जश्न मनाते नजर आए। प्रदर्शनकारी यहीं नहीं रुके और वो मूर्ति को धकेलते हुए एक नदी के किनारे पहुंच गए। कुछ देर बाद सैकड़ों लोगों के सामने मूर्ति को पानी में फेंक दिया गया। एडवर्ड कॉल्स्टन की मूर्ति 1895 में यहां लगाई गई थी, जिसे रंगभेद का विरोध करने वाले लोग लंबे वक्त से हटाए जाने की मांग कर रहे थे। पुणे में सेना और क्राइम ब्रांच ने छापेमारी कर करोड़ों रुपए के नकली नोटों के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सेना का एक जवान भी शामिल है। इनके पास से नकली नोटों की बड़ी खेप बरामद की गई। छापे के दौरान पूरा कमरा नोटों के बंडलों से भरा नजर आया। पुलिस के मुताबिक बरामद की गई रकम 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। इसके अलावा वहां से करीब 3 लाख रुपए के असली नोट और दूसरे देशों की करेंसी भी बरामद की गई। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से इन नकली नोटों के बारे में जानकारी जुटा रही है। हालांकि शुरुआती जांच के मुताबिक पुलिस ने इन नोटों का ठगी में इस्तेमाल होने का शक जताया है। प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले साल की उपलब्धियों का पर्चा बांटने के लिए दिल्ली में बीजेपी ने अभियान शुरू कर दिया। इस अभियान के पहले दिन बीजेपी के बड़े नेता गली मोहल्लों में उतरे और लाजपत नगर इलाके में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली के प्रभारी श्याम जाजू ने मोर्चा संभाला। पार्टी के 2 नेताओं के साथ उन्होंने लोगों के घरों पर दस्तक दी और बाहर आते ही वो पर्चा थमाया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का संदेश और केंद्र सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा है। पूरी दिल्ली में हमारे कार्यकर्ता आज उतर गए हैं। 2-2 की सूची में मिलकर हर घर में वो जा रहे हैं। हमारा पूरा दिल्ली में 15 लाख पर्चे पहुंचाने का टारगेट है। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी पीएम मोदी का संदेश लेकर लोगों से मिलने पहुंचे। दिल्ली के पटेल नगर में इस वक्त हम मौजूद है, जहां पर दिल्ली बीजेपी का जनसंपर्क अभियान चल रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, वो तमाम लोगों से यहाँ पर मिल रहे हैं। इस दौरान पर्चे देने से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोगों के हाथ भी सैनिटाइज किए। हम हर बूथ पर जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस संदेश पत्र को और उपलब्धियों को, अचीवमेंट्स को सबको बताएंगे।